नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे विविध आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में, चिल्ड्रंस विद डाइवर्स नीड। इसमें हमने जो सेंसरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी बच्चों की, वो हमने पढ़ ली है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड जो समस्या बालकों को आती थी उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट हमने देख लिया है, यानी कि श्रवण बाधित बालक कैसे होते हैं, उनकी शिक्षा किस प्रकार होती है, उन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि दृष्टि बाधित बालक कौन से होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, कैसी शिक्षा होती है, वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और फिजिकली चैलेंज, शारीरिक रूप से चैलेंज या शारीरिक रूप से अक्षम बालक, ठीक है, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के बारे में, विकास की अक्षमताओं के बारे में, जो हमारी 3 प्रकार की होती है। ऑटिज्म हो सकती है आत्म केंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है मस्तिष्क पक्षाघात, और थर्ड हो सकती है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता। ये तीनों हो सकती है, ये तीनों हम करेंगे। इंटेलेक्चुअल की जो डिसेबिलिटी थी ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सभी जितनी भी वीडियोस इंक्लूसिव एजुकेशन की, इस पेपर की जितनी भी वीडियोस अभी तक आई है, सभी को हमने एक प्लेलिस्ट में बना दिया है, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अभी तक जितनी भी वीडियोस बनी है उन सभी वीडियोस को देखकर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलप डिसेबिलिटीज़ के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन डिसेबिलिटीज़ में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर देखने को मिलेगा, एक न एक डिसेबिलिटी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाएगी ज़रूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर एक डिसेबिलिटी को हम इंडिविजुअल अलग अलग वीडियोस में करा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। विकासात्मक विकलांगता यानी कि डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़, वो अक्षमताएं जो कि विकास के दौरान, जब बच्चों का विकास हो रहा होता है, जब किसी भी बालक का विकास हो रहा होता है, उस दौरान जब कोई अक्षमता आ जाती है, जब कोई विकलांगता आ जाती है, तो उन डिसेबिलिटीज़ को क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, यानी कि वो डिसेबिलिटीज़ जो कि डेवलपमेंट के दौरान आई है, जो कि बच्चे के विकास होते होते उसमें कोई अक्षमता आ गई है, कोई डिसेबिलिटीज़ उसमें आ गई है। ठीक है, तो उनको हम कहेंगे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। विकासात्मक विकलांगता पुरानी परिस्थितियों का एक विशिष्ट समूह होता है, जो कि मानसिक या शारीरिक अक्षमताओं के कारण होता है। अगर आपको कोई मानसिक कोई अक्षमता है, कोई शारीरिक कोई बीमारी है, कोई डिसेबिलिटी है, उनकी कारण, उनकी वजह से जो आपकी डिसेबिलिटी होती है, उनको हम कहते हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। विकासात्मक विकलांगता के कारण व्यक्ति अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में, कुछ फील्ड में, जैसे कोई भाषा हो गई, या गतिशीलता, सीखने, स्वयं सहायता या स्वतंत्र जीवन आदि, जैसे कुछ भाग होते हैं आपके जीवन के, उनमें कठिनाई महसूस करते हैं, उनमें उनको प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। विकासात्मक विकलांगता जीवन भर रहने वाली विकलांगताएं हैं, और यह किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी नस्ल, जाति, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से हो या किसी भी पृष्ठभूमि का हो। कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को ये वाली जो डिसेबिलिटीज़ हैं ये हो सकती हैं। तो कितने प्रकार की होती है आपकी डेवलपमेंट डिसेबिलिटी? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आत्म केंद्रित यानी कि ऑटिज्म, सेकंड होती है आपकी मस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल पैल्सी, और थर्ड होती है आपकी सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आज की इस वीडियो में हम केवल आत्म केंद्रित के बारे में बात करेंगे, ऑटिज्म के बारे में बात करेंगे, बाकी दोनों डिसेबिलिटी के बारे में आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे। तो ऑटिज्म यानी कि आत्म केंद्रित, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटिज्म। अगर हम इसको कंप्लीट बोलें, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऑटिज्म कहेंगे, लेकिन इसका जो पूरा नाम है डिसेबिलिटी इसका, वो होगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, जिसको हम लिख सकते हैं इनिशियल वर्ड्स में। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ASD से आप क्या समझते हैं। तो अगर ASD लिखा हो तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको ऑटिज्म के बारे में ही बताना है। ASD नाम से पता चल रहा है आत्म केंद्रित, यानी कि ये कुछ ऐसी दिक्कत है, ऐसी समस्या है, या कहीं तो ऐसी बीमारी है, ऐसी डिसेबिलिटी है, जिसमें जो व्यक्ति होता है, जो बालक होता है, वो आत्म केंद्रित होता है, यानी कि खुद में ही रहता है, खुद में ही लीन रहता है, खुद से ही उसको मतलब होता है, किसी अन्य व्यक्ति से उसको मतलब नहीं होता। समाज में घुलने मिलने में उसको समस्या आती है, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से आसानी से बोल नहीं पाता। ठीक है, बोलने में हेजिटेट होती है उसको। तो इस तरह की बीमारी आपको
क्या कहेंगे आप उसको, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। यानी कि जब कोई बच्चा आत्म केंद्रित रहता है, खुद में ही रहता है, वो किसी भी अन्य पर्सन से, अन्य व्यक्ति से आसानी से मिलजुल नहीं पाता है। ASD से पीड़ित लोगों को अक्सर सामाजिक, भावनात्मक और संचार यानी कि बातचीत, मेल जोल के जो कौशल होते हैं, जो स्किल्स होती है, उनमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ASD के कई लोगों के पास सीखने, ध्यान देने या चीज़ों पर प्रतिक्रिया देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई भी चीज़ है आपके सामने, इस पर रिस्पॉन्स देने के बिल्कुल अलग अलग तरीके उनके होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, या कहे तो जोखिम कारक कौन कौन से होते हैं, रिस्की फैक्टर्स कौन से होते हैं, क्या केसेस होते हैं जिसके कारण कोई भी बच्चे को ऑटिज्म, ये जो डिसेबिलिटी है, ये हो सकती है। तो पहला हो सकता है पर्यावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर। हो सकता है एनवायरमेंट में ही कोई फैक्टर ऐसा हो जिसकी वजह से बालक को ASD हुआ हो, ऑटिज्म की जो डिसेबिलिटी है ये हुई हो। आपके एनवायरनमेंट में, जैसे सबका जो एनवायरनमेंट होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। कहीं कहीं एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ पर बच्चों को पूरी इंडिपेंडेंसी होती है, वो बच्चे स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों को, अपने थॉट्स को दूसरों के सामने अपने थॉट्स को बताने के लिए। ठीक है, वो खुल के अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वो दूसरे से बोलने चालने में बिल्कुल आराम से, कोई भी दिक्कत उनको नहीं होती है। कहीं कहीं एनवायरनमेंट कुछ बच्चों को ऐसे मिल जाता है कि वहाँ पर उनको दबाया जाता है, उनको थॉट्स को दबाया जाता है। वे किसी से भी बातचीत करने के लिए, जैसे कह देते हैं कि घर घर में रखते हैं, ठीक है, या किसी से ज़्यादा बोलना चालने का काम नहीं होता है, कोई आसपास ऐसा कुछ माहौल ना हो कि जहाँ पर ज़्यादा बोलने करने की जो सामाजिक जो रूटीन होता है, जो सोशल रूटीन होता है, उसको ना फॉलो कर पाए, तो एनवायरनमेंट रीज़न भी हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है जैविक कारक, बायोलॉजिकल कोई फैक्टर हो। थर्ड हो सकता है आनुवंशिक कारण यानी कि जेनेटिक फैक्टर, आनुवंशिकता के कारण, हेरिडिटी के कारण भी ये हो सकता है। लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो जो ASD से पीड़ित बच्चे होते हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि वो रुचि दिखाने के लिए वस्तु की तरफ इशारा ना करे। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बालक को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, वो तुरंत उसकी तरफ इशारा करता है, या तुरंत बोल देता है कि हाँ मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, देखते ही उसको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ इसके इंटरेस्ट की है, इस चीज़ में इसको इंटरेस्ट है। लेकिन जो ASD से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, वो क्या होता है, किसी भी चीज़ की तरफ अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है भी ना, तो भी वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों के सामने दिखाते नहीं कि हाँ हमें इसमें इंटरेस्ट है। अगर कोई अन्य व्यक्ति उनको इंगित करता है या पॉइंट करता है, तो वो वस्तुओं को ना देखते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है किसी अदर ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट कर रहा है, इंगित कर रहा है, किसी और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ASD से पीड़ित जो बच्चे होंगे ना, वो सिर्फ अपने काम में ध्यान रखेंगे, वो उस तरफ देखेंगे भी नहीं नज़र उठा के। दूसरों के साथ मेलजोल करने में परेशानी होती है, दूसरों में रुचि नहीं होती है। अन्य व्यक्ति के साथ आंखों से आंख मिलाने से बचते हैं और अकेला रहना चाहते हैं। ये बिल्कुल अकेला रहने की कोशिश करते हैं और दूसरे व्यक्ति से आंख मिलाकर ही बात नहीं कर पाते। जैसे कई बार होता है कि अगर आप बैठे हैं, ठीक है, और आपको जैसे ही ये फील होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको देख रहा है, तो तुरंत आप जो अपनी नज़रें हैं वो ऊपर नीचे या आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, आप किसी को देख रहे हो, जैसे ही उसकी नज़र आप पर पड़ती है, आप अपनी नज़र घुमा लेते हैं, आप आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो ये समस्या है, हो सकता है जो ASD से पीड़ित बालक है, उनमें भी ये समस्या पाई जाती है कि वो किसी भी व्यक्ति से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ अकेला रहना ज़्यादा महसूस करते हैं। अन्य लोगों की भावनाओं को समझने में या अपनी भावनाओं के बारे में दूसरों को बताने में, अपने थॉट्स को दूसरों को एक्सप्रेस करने में इन्हें प्रॉब्लम आती है। ये अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं करते, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं। इन्हें पता नहीं होता है कि कैसे खेलना है या कैसे बात करनी है, किस तरह से उठना बैठना, वो चीज़ें इनको नहीं होती हैं। किसी एक कार्य को बार बार करते रहते हैं, कोई भी एक कार्य उनके पास आ गए, अगर उसको उसमें इंटरेस्ट आ गया ना उस कार्य को, तो बार बार करते रहेंगे उसी कार्य में। कुल मिलाकर ये है कि एक काम में, किसी भी कार्य में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। वो किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते, वो सिर्फ अपने आप में रहते हैं और किसी भी कार्य में अपने आप को सिर्फ बिजी रखने की कोशिश करते हैं, अकेलापन वो बिताने की कोशिश करते हैं। अब आता है आत्म केंद्रित के निदान और उपचार, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म। दोस्तों एक बात और, जो मैंने ये आपको इतने सारे लक्षण बताए, सिम्टम्स बताए, हो सकता है कि हमें ऐसा लग रहा हो कि इसको ASD है, लेकिन उसको ना हो। ये जो सिम्टम्स होते हैं कि किसी से ना बोलना, किसी से ज़्यादा मतलब ना रखना, ये नॉर्मल पर्सन में भी हो सकते हैं।
ठीक है। हो सकता है उसका डेवलपमेंट अभी पूरी तरह से नहीं हुआ हो, डेवलपमेंट हो रहा हो उसका भी, ठीक है। तो किस तरह से हम पहचान करेंगे कि वाकई में इसको ASD से, जो ASD की जो बीमारी है, जो डिसेबिलिटी, ये है या नहीं है, या अभी इसका सिर्फ विकास ही हो रहा है, ये जो कि बाकी सभी को ही होता है। एक एज में सभी को ही ये चीज़ें होती है, जैसे कि आँख से आँख मिलाकर बात ना कर पाना, ठीक है, या ज़्यादा दूसरों से बात ना करना। हर एक पर्सन एक जैसा नहीं होता है। तो कैसे पता लगेंगे? ASD से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति के लिए नैदानिक प्रक्रिया अलग अलग होती है। इनकी जो डायग्नोसिस, जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल अलग अलग होती है। कुछ मामलों में बाल रोग विशेषज्ञ आत्म केंद्रित स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो चाइल्ड एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? आत्म केंद्रित स्क्रीन यानी कि ऑटिज्म स्क्रीन का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि आत्म केंद्रित के जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उस पर नज़र रखा जाता है, यह देखने के लिए कि बच्चे को बीमारी का खतरा है या नहीं है, ठीक है। उसके लक्षण पर ध्यान रखा जाता है, इस पर निगरानी रखी जाती है। यदि बच्चे का स्क्रीन पर परिणाम सकारात्मक आता है तो परिवार को किसी विशेषज्ञ के पास डायग्नोस्टिक जांच के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। बड़े बच्चों के लिए कुछ चिकित्सक बच्चे के स्कूल से इनपुट लेने की कोशिश करते हैं। जो बड़े बच्चे हो गए, अगर कोई बच्चा बड़ा है तो उसके लिए क्या होता है, जो चिकित्सक होते हैं वो उनके स्कूल से इनपुट लेते हैं, स्कूल से जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी दिनचर्या क्या होती है, वो किस तरह से अपने व्यवहार करता है, वो बातचीत करता है कि नहीं करता है, वो क्या करने की कोशिश करता है। इन सभी का जो इनपुट है वो स्कूल से उनके लेने की कोशिश करते हैं। इन विभिन्न सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, आपस में जोड़कर पता लगाते हैं कि क्या बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण हैं या इस बच्चे का सिर्फ विकास ही हो रहा है जो कि नॉर्मल है, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD का कोई विशेष इलाज नहीं है कि पर्टिकुलर कोई इलाज है कि हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने इलाज कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया और हम सही हो गए। हालांकि व्यवहार और शैक्षणिक उपचार है जो लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बिहेवियर है, लोगों का डिसेबिलिटी बिहेवियर है, जो कि बिहेवियर के द्वारा ही इसको कम किया जा सकता है। इसका कोई पूरा पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि गए ट्रीटमेंट लिया और हम ठीक हो गए। ये तो एक व्यवहारिक समस्या है, व्यवहार के द्वारा ही इसको कुछ कम किया जा सकता है। अधिकतर जो ज़्यादातर है वो एक थेरेपी यूज़ की जाती है, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, ABA हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर इसके लिए किया जाता है। ये क्या होती है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस? ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बालक में जो बिहेवियर हमें चाहिए या जो बिहेवियर उपयोगी है उसको तो हम बढ़ाने में मदद करते हैं, और जो बिहेवियर हानिकारक है, जो बिहेवियर गलत है, उसको घटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार का उपयोग होता है। ये आपके इंग्लिश में भी यहाँ पर ट्रांसलेशन है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई ऑटिज्म की, आत्म केंद्रित की, स्वाधीनता की, ASD जिसको हम कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये आपको डिसेबिलिटी बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इन डिसेबिलिटीज़ में कोई एक डिसेबिलिटी आपको ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। आने वाले वीडियो में हम और कुछ 2 डिसेबिलिटी बची हैं उनको देखेंगे। उन्हीं के साथ आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसकी सारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ एक 3rd यूनिट आपकी इसकी बचेगी। 3rd यूनिट को छोड़कर बाकी सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उन 2 डिसेबिलिटी के साथ साथ ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।